नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं द झकास। आपका स्वागत है इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है हर शनिवार प्रतीक तिवारी के साथ। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को मुंबई की अलीबाग कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को उनके घर से बुधवार सुबह गिरफ्तार किया। अर्नब गोस्वामी पे 2 साल पुराने मामले की बात है। उन्होंने एक इंटीरियर डिज़ाइनर के पैसे ना लौटाए थे, जिसकी वजह से उस इंटीरियर डिज़ाइनर ने सुसाइड कर लिया था। उन पर सुसाइड उकसाने के मामले को बढ़ाए जाने पर धाराएं लगाई गई हैं। पर देखना यह है कि उनकी न्यायिक हिरासत कब तक चलती है। पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लिया और उनके ऑफिस में बवाल मच गया। इस खबर को पढ़ते हुए मुझे नकुल मेहता जो एक्टर हैं उनकी एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। कल जो तमाशवी थे आज वो खुद तमाशा बन गए हैं। ये तुम्ही ने तंबू गाड़े थे, अब हमसे कह रहे हो कि हम उखाड़े। शेरों और रिंग मास्टरों का क्या, कल तो फिर उनका अलायंस हो जाएगा, वो एक हो जाएंगे। और मेरा और तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि हम एक पिंजड़े में रहेंगे और एक दूसरे को कोसते रहेंगे कि ये सर्कस किसने शुरू किया था। सोशल मीडिया पर भी अर्नब गोस्वामी ट्रेंड किए, चाहे वो ट्विटर हो चाहे फेसबुक। उनकी उस ऑफिस और घर की वीडियो जगह जगह वायरल हुई। सोशल मीडिया भी 2 हिस्सों में बढ़ गया। जी हाँ, मीडिया अब सिर्फ ब्लैक एंड वाइट रह गया है। जी, मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सोच और विचारों की। या फिर खबर ब्लैक होगी या फिर वाइट। ये व्यूअर्स तय करेंगे कि उनको खबर ब्लैक लग रही है या वाइट, या फिर किसके पक्ष में वो करें। ट्रोलर्स जो हैं वो आपके व्यू से नहीं चलते, वो किसी भी खबर को ट्रेंड करके किसी भी तरह का मोड़ दे सकते हैं। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने अर्नब गोस्वामी के लिए बहुत सारे पोस्ट लिखे और ये कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट फांसीवाद सरकार हो गई है और वो इमरजेंसी जैसे हालातों वाली करतूतें कर रही है, जैसा इंदिरा गांधी ने पहले किया था। सोशल मीडिया पर ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ाया गया अर्नब गोस्वामी का। एक यूज़र ने लिखा कि चलो अब अच्छा है, 14 दिन के लिए ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। तो किसी ने लिखा कि दिवाली पर अर्नब गोस्वामी का दिवाला निकल गया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी ने जैसे रिया चक्रवर्ती के साथ किया उसी तरह अब उनके साथ हो रहा है। इंग्लिश में कहेंगे कर्मा हिट्स बैक यू हार्डर। पर देखना ये होगा कि ये हिरासत कब तक चलती है और अर्नब गोस्वामी कब तक जेल में रहते हैं, क्योंकि उनके सपोर्टर्स जगह जगह बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं। खास तौर से देखना ये भी होगा कि इन बैनर और पोस्टरों के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा भी दिख रहा है। जी हाँ, बीजेपी का झंडा। बीजेपी के कार्यकर्ता अर्नब गोस्वामी के लिए मोर्चा निकाल रहे हैं और उनके सपोर्ट में नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्रकारिता का हनन है। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि रूल सबके लिए एक होते हैं, चाहे वो प्रधान सेवक हो चाहे प्रधान पत्रकार। किसी भी न्यूज़ चैनल का रूल सबके लिए सेम होते हैं। अगर उन्हें कोई ऐसी गलती की है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई ऐसा लॉ ब्रेक किया है जिसके लिए उनके सज़ा मिलनी चाहिए, तो कोर्ट उसके लिए है और वो अपनी कार्रवाई कर रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उससे ये पता चलता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन के बीच काफ़ी ज़्यादा टक्कर हो रही है और इसमें जो बिडेन आगे दिख रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन को लोगों ने लगभग 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने उन्हें वोट दिया है, उन्होंने अपना मत दिया है। आज तक के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इतने ज़्यादा वोट किसी भी राष्ट्रपति को नहीं मिले थे। डोनाल्ड ट्रंप को भी लगभग 7 करोड़ वोट मिले हैं। इन चुनाव में जो बिडेन जीतते दिख रहे हैं। उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपनी सरकार बना सकती है। न्यूज़ एजेंसी अगर हम ANI की खबरों को माने तो अब अमेरिका में लगभग सिर्फ 50,000 वोटों की गिनती बच गई है और जो बिडेन ज़्यादा जीतते हुए दिख भी रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम जो इन वोटों की काउंटिंग हो रही है उसे सुप्रीम कोर्ट में जाके रुकवाएंगे। 538 इलेक्टोरल वोट्स में से बहुमत के लिए 270 वोट्स की ज़रूरत होती है। न्यूज़ एजेंसी PTI प्रेस के मुताबिक जो बिडेन को 464 तो ट्रंप को 414 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर वोटरों की गिनती पर सवाल भी उठाए। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कल हम जीत रहे थे, वहाँ हम अचानक पीछे हैं। पिछली रात में
में मजबूती के साथ लीड कर रहा था। कई राज्यों में डेमोक्रेट ने मतगणना पर कंट्रोल किया है। ऐसी सारी खबरें आती रहेंगी, लेकिन जो बिडेन जीतते दिख रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह भी है। बिहार की 17वीं विधानसभा चुनाव अपने कुछ आखिरी चरणों में है और जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनकी किस्मत की घड़ी इन्हीं चरणों में डिसाइड की जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो आखिरी चरणों में वोटिंग पड़ती है वही लगभग बता देती है कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। अगर हम ज़मीनी स्तर को देखें यानी ज़मीनी हकीकत को पहचाने तो यह त्रिकोणीय मुकाबला है। जी हाँ, जिसका एक कोण है सीएम नीतीश कुमार, एक है एलजेपी के चिराग पासवान और तीसरे हैं यशस्वी नेता तेजस्वी प्रसाद, जो विपक्ष में होते हुए भी सरकार को ललकार रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों में 71 विधानसभा सीटों पे मतदान को लेकर प्रचार शोर अब थम गया है। सभी दलों के नेताओं व उम्मीदवारों ने अपने पक्ष में मतदाताओं को गोल बंद करने के लिए गुरुवार को पूरी तरह ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद, उत्तर प्रदेश प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, एलजेपी के चिराग पासवान सहित अन्य नेता पूरे दिन विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में जनसभाओं में शामिल हुए। इस चरण वाले निर्वाचन क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होना है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और शेष 74 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होना है। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने एक अच्छी खबर सुनाई है। उन्होंने कहा है कि भारत में अब आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हो रही है। भारत का इकोनॉमिकल ग्राफ अब कुछ आगे बढ़ रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैश्विक निवेशज्ञ हैं यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ एक वर्चुअल मीट की। प्रधानमंत्री मोदी ने इनके साथ अलग अलग बैठ के यानी 1-to-1 वार्ता की और देश की आर्थिक स्थिति की जांच की और पूछा कि कैसे ऐसी स्थितियां ठीक की जा सकती हैं। तरुण बजाज ने बताया है कि जैसे भारत में कोविड-19 केसेस कम हो रहे हैं, वैसे ही भारत की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो रही है। भारत के बाजार अब लोगों के लिए खुल रहे हैं, मार्केट में लोगों की भीड़ भी लग रही है, लेकिन लोग कोविड का भी ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉरेन इन्वेस्टर्स के संपर्क में हैं और उनसे भारत की आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक किया जाए उसके पक्ष में बात भी कर रहे हैं। तरुण बजाज ने बताया है कि भारत में विदेशी कंपनी काफ़ी रुचि दिखा रही हैं और इसके लिए उन्होंने 22 नामों का भी पेश किया है। ऐसे 22 नाम जो भारत में रुचि दिखा रहे हैं और भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोरोना महामारी के कारण जो यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, अब उनके खुलने का समय आ गया है। यूजीसी ने कुछ सख्त नियम कायदे बनाए हैं जिन्हें यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना होगा कॉलेज रीओपनिंग से पहले। यूजीसी ने कुछ गाइडलाइन जारी करके पहले फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, चाहे वो मास्टर्स के हों चाहे बैचलर्स के लिए हों, उनके लिए उनके एडमिशन के लिए कोई सख्त कानून बनाए थे। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने माना, लेकिन अब बाकी ईयर्स के बच्चे जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर के बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पहले से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी कॉलेज ओपन हो सकता है। यूजीसी ने कुछ एसओपीज़ बनाई हैं। यूजीसी ने कहा है कि अभी कॉलेज सिर्फ 50% बच्चों के लिए ही खुलेगा। कॉलेज में 6 फीट का डिस्टेंस रखना अनिवार्य होगा। बच्चों को मास्क एवं सैनिटाइज़र हमेशा अपने साथ रखना होगा और बच्चों को कॉलेज आने से पहले यानी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले एक कोविड-19 सर्टिफिकेट, जी हाँ, ऐसा सर्टिफिकेट जो आपको बताए कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं है, वो कॉलेजेस में दिखाना होगा। ये चीज़ दोनों टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही होगी। नए दिशा अनुसार इन संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कैंपस को फिर से खोलने से पहले केंद्र या राज्य सरकार संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को खोलने से पहले सुरक्षित करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें तुरंत ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं तो हमें कमेंट में वो भी लिख दीजिए। हम उसे पढ़ेंगे और जानेंगे कि हम कैसे वीडियो बना रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।